अध्याय 239 अनोखी प्रतिक्रिया। जैसे ही शेंग क्वान लिविंग रूम में बैठा, उसने मेज पर चाय के कप देखे जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया था। घर में कौन है? ये वो बदमाश लू मिंग नहीं है ना? नहीं, यह नहीं। लू मिंग को मिस ने पहले ही बाहर निकाल दिया है, बटलर ने चाय डालते हुए समझाया। मिस की दोस्त आ गई है। वह पहले ठीक महसूस नहीं कर रही थी और आराम करने के लिए मिस के कमरे में चली गई। चाय का कप पकड़े हुए शेंग क्वान का हाथ एक पल के लिए रुका। लेटे लेटे लापरवाही से कप से भाप उड़ा दी। एक महिला मित्र? हाँ, बटलर ने उत्तर दिया। मैं जाऊंगा और मिस को नीचे आने के लिए कहूंगा। ठीक है, शेंग क्वान ने हल्के से सिर हिलाया। ऊपर शेंग न्या ने अपना कान दरवाजे से सटाया और ध्यान से बाहर की हलचल सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वह सीधी हो गई। अब आप नहीं जा सकते, लेकिन मैं भी आपको घर में नहीं रखना चाहता। अगर आप खिड़की का उपयोग करें तो कैसा रहेगा? मेई शू ने भौहें उठाई, बालकनी की रेलिंग के सामने झुक गई और शांत भाव से नीचे स्विमिंग पूल की ओर देखने लगी। लगता है मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मुझे तैरना नहीं आता, शेंग नियान ने उत्तर दिया। दरअसल मैं पहले सिर्फ मजाक कर रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर कदम शेंग नियान के दरवाजे पर रुक गए। शेंग नियान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने बटलर की आवाज सुनने तक सांस नहीं छोड़ी। मिस्टर शेंग आपको नीचे आने के लिए कह रहे हैं। मैं समझती हूँ, मैं वहीं रहूंगी। वह मेई शू से दूर हो गई और बोली, आपको मेरी चीजों को छूने की अनुमति नहीं है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। यदि आप थके हुए हैं तो आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरा कमरा नहीं छोड़ना चाहिए। मेई शू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने दरवाजा खोला और चली गई। मेई शू को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था और उसने शेंग नियान के कमरे के चारों ओर देखने का अवसर लिया। कमरे की रंग योजना शेंग नियान द्वारा चित्रित परिष्कार और सुंदरता से अलग थी। कमरे में अधिकांश फर्नीचर और सजावट गर्म रंगों में थे, मुख्य रूप से गुलाबी और चमकीले पीले रंग में। ये स्पष्ट था कि कमरे के मालिक में लड़कियों जैसा छिपा हुआ पक्ष था। डेस्क और अलमारियां ज्यादातर महंगी गुड़ियों और शेंग नियान की एकल तस्वीरों से भरी हुई थी। लू मिंग की कहीं भी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। मेई शू ने अनुमान लगाया कि या तो शेंग नियान ने पहले से ही कमरे का पुनर्सज्जा कर लिया था, या जब लू मिंग ने शेंग परिवार में शादी की थी तब वह शेंग नियान के कमरे में कभी नहीं रहे थे। पहली मुलाकात में किसी और के घर के आसपास ताक झांक करना विनम्र नहीं था, इसलिए मेई शू को एक कुर्सी मिली और वह बैठ गई और ब्राउज करने के लिए अपना फोन निकाला। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब उसने अचानक दरवाजे के बाहर एक पुरुष और एक महिला के बीच तीखी बहस की आवाज सुनी। तब उसे एहसास हुआ कि शेंग नियान को उसे कमरे में अकेला छोड़े हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। शेंग क्वान ने शेंग नियान का उसके कमरे तक पीछा किया था और उसे कड़ी फटकार लगा रहा था। क्या उस मामले में जांच के लिए कुछ बचा है? क्या आप जानते हैं कि मैं इतने वर्षों में कैसे गुजरा? आप पुराने जख्मों को सामने लाने और मेरे दिल को ठेस पहुंचाने पर जोर क्यों देते हैं? शेंग नियान स्पष्ट रूप से आंसू में थी, उसकी आवाज दबी हुई सिसकियों से घुट गई थी। पिताजी, मैंने बस एक बार माँ का जिक्र किया था। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी नहीं हूँ? शेंग क्वान ने अपनी बेटी की खातिर अपना गुस्सा रोका, जिसने हाल ही में एक बुरे आदमी से संबंध तोड़ लिया था। वह कुछ भी ज्यादा कठोर नहीं कहना चाहते थे। हालांकि वर्षों पहले की घटनाएं उसके दिल में सबसे गहरा घाव बन गई थी, जिसे वह छूना नहीं चाहता था। जो भी इसे छूता वह क्रोधित हो जाता और उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए था। अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो। अपनी माँ की मौत का जिक्र दोबारा कभी मेरे सामने मत लाना। शेंग क्वान एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ चला गया, जिससे शेंग नियान गलियारे में धीरे धीरे रो रहा था। बटलर ने आह भरी और अपने स्वर में निंदा का संकेत देते हुए कहा, मिस, आपको इस मामले को खाने की मेज पर क्यों उठाना पड़ा? क्या आप वास्तव में मिस मेई शू ने जो कहा उस पर विश्वास करते हैं और उस वर्ष की घटनाओं की फिर से जांच करना चाहते हैं? शेंग नियान ने अपने आंसू पोंछे और अपने कंधों को आराम देते हुए कहा, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मेरे मन में बस गहरा संदेह है। मैं बस एक उत्तर चाहता था। भूल जाओ, मैं अब और नहीं पूछूंगी। रसोई में चुपचाप मेरे लिए खाना बना दो और मेरे कमरे में भेज दो। किसी को पता न चलने देना। बेशक, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। बटलर जल्दी से चला गया। जब शेंग नियान ने अंदर आने के लिए दरवाजा खोला तो उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। तुमने अभी सब कुछ सुना है ना? इस मामले को दोबारा मत उठाना। बाद में जब मेरे पिता सो जाएंगे, मैं किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूंगी। मिस शेंग, मेई शू धीरे से उसकी ओर चली, उसे दृढ़ता से देखते हुए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पिता की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी? शेंग नियान हैरान दिख रही थी, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। उस समय मेरे पिता को बहुत कष्ट सहना पड़ा। मेरी माँ की मृत्यु उसकी बाहों में हुई और इसने उसके दिल पर गहरी छाया छोड़ दी। इसमें अजीब बात क्या है? जब आपने अभी ऐसा कहा तो आप एक पल के लिए झिझके। मुझे यकीन है कि आप भी मेरे विचारों से गहराई से सहमत हैं। मेई शू ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा, भावना का कोई भी संकेत बाहर नहीं आने दिया।
अब जांच करके ही हम उस समय की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या आपके पिता के दिल पर छाया वास्तव में आपकी मां की मृत्यु के कारण है या कुछ और। शेंग न्यान ने उसे अधीरता से दूर धकेल दिया। बकवास बांध कर, मेरी मां की मृत्यु के कारण मेरे पिता का हृदय टूट गया था। इससे अधिक और क्या हो सकता है। अध्याय 240 दफन अतीत। यदि आपके पिता को केवल अपनी पत्नी के निधन की छाया सता रही थी, तो जब आप इस मामले को सामने लाएंगे तो उनकी भावनाओं में दुख और पीड़ा होगी, गुस्सा नहीं। मेशू ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से चिपका दिया। आप स्पष्ट रूप से सुराग देखते हैं, लेकिन आप अपनी मां की मौत की सच्चाई को उजागर करने में बहुत डरपोक हैं क्योंकि आप डरते हैं कि आपके पिता नाराज हो जाएंगे। मैं जांच करने को तैयार नहीं हूं, शेंग न्यान ने निराशा से कहा। लेकिन अगर कोई सच्चाई उजागर करना चाहता है तो उसे मेरे पिता को शामिल करना होगा। मेरी मां की मृत्यु के बाद हम एक दूसरे पर निर्भर थे। बचपन से लेकर वयस्क होने तक, चाहे मैं कुछ भी चाहता था, मेरे पिता ने हमेशा मेरी इच्छाएं पूरी की। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। तो उसने तुम्हारी शादी एक ऐसे आदमी से कराई जो तुम्हें धोखा देगा। मेशू ने अपना कॉलर छोड़ दिया और उसकी ओर तिरस्कार से देखा। शेंग न्यान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लू मिंग के साथ जो हुआ उसके लिए मेरे पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह उनका अपना काम है। उनका अब शेंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। लू मिंग को कभी मेरे सामने मत लाना। मुझे डर है कि मुझे उसे फिर से बड़ा करना पड़ेगा, मेशू ने भावहीन होकर कहा। जब से लू मिंग ने आपसे शादी की है, लू परिवार आपके शेंग परिवार की मदद से समृद्ध हुआ है। यहाँ तक कि जिस ली परिवार में लू मिंग की बहन की शादी हुई थी, उसे भी फायदा हुआ है। लेकिन मैंने एक बहुत दिलचस्प बात सुनी है। क्या? शेंग न्यान ने अन्यमनस्कता से पूछा। मेशू को वह रहस्य याद आया जो उसने लू मिंग के कंप्यूटर को हैक करते समय खोजा था, और उस पर मतली की लहर दौड़ गई। लू मिंग अपनी मां की दिवंगत संतान थी, लेकिन उस कार दुर्घटना की तुरंत बाद उसके पिता की घर पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ? शेंग न्यान को इस घटना के बारे में कुछ जानकारी थी क्योंकि उसकी शादी लू मिंग से काफी समय पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे विवरण नहीं पता था। वह अनावश्यक रूप से पुराने घावों को दोबारा नहीं भरना चाहती थी। यदि लू मिंग ने इसका उल्लेख नहीं किया तो उसने कभी भी विशेष जानकारी नहीं मांगी थी। मेशू ने धीरे से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत संयोग है? आपकी मां का हाल ही में निधन हुआ था और फिर उस कार दुर्घटना के तुरंत बाद उनके पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद आपके पिता ने उनका आपसे परिचय कराया। जब आप दोनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गईं, तो आपके पिता ने आपकी शादी तय कर दी, जिससे लू मिंग को शेंग परिवार में शादी करने की अनुमति मिल गई, जिससे शेंग परिवार को लू परिवार की सहायता करने का एक वैध कारण मिल गया। मेरे पिता लू मिंग के परिवार की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, उन कारणों से नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, शेंग न्यान ने मेशू की ओर घूरते हुए कहा। हर किसी को एक ही नज़र से कलंकित मत करो। सिर्फ इसलिए कि आपके पिता मेई युन का अफेयर था और उन्होंने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोगों के पिता एक जैसे हैं। ऐसा कहने के साथ, जैसे कि उसे डर हो कि वह पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं हो पाए, शेंग न्यान ने एक दराज खोली और अपने माता पिता की तस्वीर के साथ एक फ्रेमयुक्त तस्वीर निकाली। उसने इसे मेशू के सामने रख दिया। मेरे माता पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मेरी शुरुआती यादों के बाद से उनके बीच कभी कोई बहस नहीं हुई। उन्हें हर कोई एक प्रेमी जोड़े के रूप में जानता था, इसलिए यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्या ऐसा है? ठीक है, चलो इंतजार करें और देखें, मेशू ने उदासीनता से कंधे उचकाए। उसी समय बटलर ने दरवाजा खटखटाया और शेंग न्यान को अपनी निंदा के शब्दों को दबाना पड़ा। वह खुद दरवाजा खोलने गई। मिस्टर शेंग ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और वह अभी भी लिविंग रूम में है। सुश्री, मेशू शायद आज रात नहीं जा पाएगी, बटलर ने उसे नीचे की स्थिति के बारे में बताते हुए फुसफुसाया। शेंग न्यान ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। अगर मैं उसे दूसरे कमरे में रखूंगा तो मुझे वहां सहज महसूस नहीं होगा और मैं खुद उस पर नजर रखना चाहता हूँ। बाद में आप आ सकते हैं और बर्तन साफ कर सकते हैं। ठीक है। बटलर ने चुपचाप कमरे से बाहर निकलने से पहले मेशू पर एक नजर डालते हुए सिर हिलाया, जो सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। शेंग न्यान को मेशू का आचरण काफी कष्टप्रद लगा और उसने खाने की ट्रे को मेज पर पटक दिया, जिससे तेज आवाज हुई। खाओ, अगर तुम्हें भूखा रहना है तो बाहर भूखे रहो। मेरा कमरा गंदा मत करो। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे जांच करनी होगी कि उस समय क्या हुआ था। मेशू ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने सूप वाली ट्रे देखी जिसे शेंग न्यान ने जानबूझकर गिरा दिया था। उसने असहाय होकर कंधे उचकाए और कहा, व्यंजन काफी अच्छे हैं और मुझे भी पसंद आए। आतिथ्य के लिए धन्यवाद। तुम आगे बढ़ो और खाओ। मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है और कृपया मुझे परेशान करने के लिए कोई शोर मत करो। शेंग न्यान को अपने दृढ़ संकल्प का पूरी तरह से एहसास हो गया था, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश करने की जहमत नहीं उठाई। भले ही उसने कहा कि वह जांच करना चाहती है,
लेकिन उसकी निगरानी में शेंग परिवार में वह वास्तव में क्या उजागर कर सकती है। इस विचार को मन में रखते हुए शेंग नियान ने एक किताब निकाली और खुद को पढ़ने में व्यस्त कर लिया। मेई शू ने चुपचाप अपना खाना खाया और थोड़ी देर बाद बटलर ट्रे लेने आया। उसने इसे सौंप दिया और शेंग परिवार के शेफ की प्रशंसा करने का अवसर भी लिया। बटलर ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेई शू को बटलर के रवैये पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह डेस्क पर लौटी, शेंग नियान द्वारा पढ़ी जा रही किताब पर नजर डाली, जिसका शीर्षक था प्रोग्रामिंग का परिचय, और आश्चर्य से भौहें ऊपर उठाई। आपने अचानक इसे सीखने का फैसला क्यों किया? शेंग नियान पढ़ने में बहुत तल्लीन थी और वह आश्चर्यचकित रह गई जब किसी ने उसके पीछे से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करो? अपना भोजन समाप्त करने के बाद बस जाओ और अपने सोने के लिए फर्श पर बिस्तर बिछा लो। प्रसाधन सामग्री बाथरूम में सबसे निचली शेल्फ पर है, कृपया मेरा उपयोग लापरवाही से न करें। मेई शू ने शेंग नियान के उसे परेशान न करने के पहले के अनुरोध से बेफिक्र होकर अपना प्रश्न दोहराया। अध्याय 241 कौशल प्रदर्शित करना। शेंग नियान ने एक जोरदार थप्पड़ के साथ किताब बंद कर दी और घृणित और अभिमानी स्वर अपनाया। मैं जो सीखना चाहता हूं उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई आपको सिखाए तो कैसा रहेगा? मेई शू ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। शेंग नियान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या आप ये जानते हैं? आप ऐसे नहीं लगते जैसे आपने अभी तक कॉलेज शुरू किया हो। ये सच है, लेकिन मेरी उम्र का इससे क्या लेना देना है कि कोई प्रोग्राम कर सकता है या नहीं? मेई शू ने लापरवाही से उत्तर दिया। शेंग नियान इस बार वास्तव में आश्चर्यचकित था। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला, मेई शू को एक कुर्सी पर बैठाया और उससे प्रदर्शन करने की मांग की। मेई शू ने मना नहीं किया और आज्ञाकारी ढंग से कंप्यूटर को तेजी से चलाया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और स्क्रीन की ओर इशारा किया। आप ये लीजिए, यह इतना आसान है। केक का एक टुकड़ा। शेंग नियान ने चौंककर नीचे देखा और वास्तव में स्क्रीन पर एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा था। इसमें गुलाबी कीबोर्ड के साथ एक सुंदर सफेद बिल्ली दिखाई गई थी और रंग संयोजन वह प्रकार था जो उसे सबसे अधिक पसंद आया। ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? शेंग नियान ने उत्सुकता से पूछा। मेई शू ने उसके सामने कीबोर्ड घुमाया और कहा, बेतरतीब ढंग से कुछ टाइप करने का प्रयास करें। शेंग नियान ने अनुपालन किया और जब उसने फिर से देखा तो उसने स्क्रीन पर बिल्ली को उसके द्वारा अभी अभी की गई टाइपिंग गतिविधियों की नकल करते हुए देखा। इसके गोल मटोल छोटे पंजे स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक पंक्ति में भी प्रवेश कर रहे थे। ये बहुत प्यारा है, ये बहुत मजेदार है। शेंग नियान छोटी बिल्ली से मंत्रमुग्ध हो गई और टाइप करते समय मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी नज़र स्क्रीन पर बिल्ली पर थी और वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। एक बार जब वह काफी खेल चुकी थी तो उसे अचानक याद आया कि वहां कोई और मौजूद था और उसने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया। वह हल्की सी खांसी और गहरी आवाज में बोली, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप केवल इस तरह की मजेदार बातें कर सकते हैं तो आप मेरे शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। फिर आप क्या सीखना चाहेंगे? मेई शू ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। शेंग नियान की अभिव्यक्ति में थोड़ी देर के लिए बेचैनी दिखी और वह धीमी आवाज में बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। दरअसल मैं सीखना चाहता हूं कि निगरानी प्रणालियों को कैसे हैक किया जाए। मुझे पिछले कुछ समय से लूमिंग पर मुझे धोखा देने का संदेह है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ये कौशल सीख लूं तो मुझे भविष्य में किसी से धोखा मिलने का डर नहीं रहेगा। मेई शू अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकी। उसकी आंखों में अर्धचंद्राकार आकृतियां बन रही थी। आप सिर्फ एक आदमी के लिए एक कौशल सीखने के लिए दृढ़ हैं। शेंग मिस वास्तव में समर्पित है। उनका व्यंग्यात्मक स्वर स्पष्ट था। बेशक, शेंग नियान ने इस पर ध्यान दिया। उसने झुंझलाहट में उत्तर दिया, कोई बात नहीं, तुम क्या जानती हो, छोटी लड़की। बस तरोताजा हो जाओ, ऐसा दिखाओ कि तुमने वह नहीं सुना जो मैंने पहले कहा था। वह जरूर एक हाई स्कूल की छात्रा पर अपनी आशाएं टिकाने के लिए पागल रही होगी। वह जानती थी कि निगरानी प्रणालियों में हैकिंग एक ऐसी चीज है जिसे विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं कर सकते हैं, तो वह मेई शू से इस बारे में बात क्यों करेगी? चूंकि वे अभी अभी मिले थे, शेंग नियान गहरी बातचीत में नहीं पड़ना चाहता था। वह घूमी और स्नान करने और आराम करने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। हालांकि मेई शू ने उसे पीछे से रोक दिया। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, आइए इसे आज रात के आवास के लिए शुल्क माने। क्या कहा आपने? शेंग नियान ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम सच में जानते हो कि निगरानी प्रणालियों को कैसे हैक किया जाता है। मेई शू ने गर्व से देखते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैंने किया है। ये तुम ही हो जिसने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। यहाँ आओ और मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। शेंग नियान अपने स्त्री सदृश आचरण को त्यागते हुए वापस दौड़ पड़ी। वह अपने ऊपर एक कुर्सी ले आए और मेई शू के बगल में बैठ गई और उसे काम करते हुए देखने लगी। प्रारंभ में वह ये देखना चाहती थी कि क्या मेई शू वास्तव में वह कर सकती है जो उसने दावा किया था, इसलिए उसने कंप्यूटर पर मेई शू की गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि
जब कंप्यूटर इंटरफेस स्विच हुआ और लू मिंग के कार्यालय से निगरानी फुटेज चलना शुरू हुआ तो शेंग नियान को अंततः समझ में आया कि मेई शू ने उसे यह वीडियो क्यों दिखाया था। निगरानी में यह व्यक्ति है। शेंग नियान ने मेई शू को भ्रम की स्थिति में देखा। उसे यह रिकॉर्डिंग दिखाने का महत्व समझ में नहीं आया। मेई शू ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं करते हुए कहा, यह मेरे पिता की मालकिन वांग यू है, जिसका मेरे पिता के साथ विवाहेतर संबंध था और उसने उनके लिए एक नाजायज बेटी को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह निंदनीय मामला उसके अपने परिवार में ही नहीं हुआ था और वह बस किसी और के व्यवसाय के बारे में बात कर रही थी। शेंग नियान ने भयभीत होकर देखा, वह लू मिंग के संपर्क में है। वह लू मिंग के कार्यालय में क्यों गई? मुझे फंसाने के लिए। मेई शू ने हाल ही में अपने साथ हुई घटनाओं का खुलकर खुलासा किया और बताया कि वह लू मिंग की जांच क्यों कर रही थी। शेंग नियान को केवल यह एहसास हुआ कि उसका पति, जिसने हमेशा खुद को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था, वास्तव में इतने सारे दुर्भावनापूर्ण कार्य किए थे जिससे दूसरों को नुकसान हुआ था। दरअसल उसने एक कम उम्र की लड़की से निपटने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का सहारा लिया था। ये सब सिर्फ पैसे के लिए। यह अपमानजनक है। शेंग नियान ने लू मिंग को कोसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारे पिता की मालकिन बेशर्म है। वह जानती थी कि तुम्हारे माता पिता के बीच अच्छे संबंध थे और फिर भी उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। और तुम्हारे पिता, उनका इतना अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी घृणित महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। वह एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अध्याय 242, धूल भरी पुरानी तस्वीरें। शेंग नियान ने जी भर कर कोसा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मेई यू की बेटी उसके ठीक बगल में बैठी थी। उसकी गुस्से वाली अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए बिखर गई और वह मेई शू को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई। मेरा यह मतलब यह नहीं था। मैं पहले बहुत भावुक था। मुझे आपके पिता के बारे में बुरा बोलने के लिए खेद है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप सही हैं। मेई शू ने न केवल गुस्से के बिना बल्कि मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शेंग नियान ने अपने होंठ भींचे और धीरे से आह भरते हुए सलाह दी, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। आखिरकार उस महिला को वह सजा मिली जिसकी वह हकदार थी। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आगे देखना है। दूसरों को जो कहना है कहने दो। मैं समझता हूँ शेंग नियान, दरअसल तुम्हें भी बेवफाई नापसंद होगी, है ना? मेई शू ने धीरे से कहा। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने आपको लू मिंग के अफेयर का वीडियो सबूत भेजा था तो मैं थोड़ा अनिश्चित था। मुझे चिंता थी कि आप उन लड़कियों की तरह होंगी जो प्यार में बह जाती हैं और लू मिंग की मीठी बातों से धोखा खाती रहती हैं और उसे एक और मौका देने का विकल्प चुनती हैं। तो फिर आपने इसे मेरे पास इस तरह क्यों भेजा? शेंग नियान ने मेई शू की ओर देखने के लिए अपनी पलकें उठाते हुए पूछा। उसके सामने युवा लड़की तेजस्वी, युवा जोश से भरपूर थी। शेंग नियान को इस प्रकार की लड़की पसंद थी। हालांकि वह मेई शू से बहुत बड़ी थी। इतनी देर तक बात करने के बाद वह पहले से ही अवचेतन रूप से मेई शू को एक अच्छा दोस्त मान चुकी थी। क्योंकि मैं परीक्षण करना चाहता था कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं सहयोग कर सकता हूं, मेई शू ने अपना सिर झुकाते हुए शेंग नियान की मुस्कुराती आंखों से मिलते हुए कहा। इस समय शेंग नियान की सारी मुस्कुराहट मेई शू के शब्दों के साथ ठंडी हो गई। पहले से जो गर्माहट भरा माहौल था वह पूरी तरह से गायब हो गया। शेंग नियान अचानक उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा छाया में आधा छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। मुझसे कुछ भी सुनने की उम्मीद मत करो। देर हो रही है, मैं अब तरोताज़ा होकर जाऊंगा। आप बाद में आ सकते हैं। इस बार मेई शू ने उसे शब्दों से रोकने की कोशिश नहीं की। उसने शेंग नियान को बाथरूम में प्रवेश करते देखा और फिर अपनी नज़र वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर घुमाई। उसने चुपचाप टाइप किया और कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन पर दूसरे कंप्यूटर का इंटरफेस दिखाई दिया। उसने पहले इतनी तेजी से काम किया था कि शेंग नियान ये भी नहीं देख सका कि वह शेंग परिवार के अध्ययन में उनके कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब रही। अधिकांश लोगों के लिए ये सब कुछ ही मिनटों में पूरा करना असंभव होगा, लेकिन वर्तमान मेई शू के लिए ये बच्चों का खेल था। उसने दूसरे कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने के लिए माउस घुमाया और फोल्डर्स खोलना शुरू कर दिया और जो वह देखना चाहती थी उसे खोजना शुरू कर दिया। इस समय बाथरूम में बहते पानी की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई थी। मेई शू बता सकती थी कि शेंग नियान का बाथटब भरने का काम पूरा हो चुका था। उसने स्थिर गति से अपनी खोज जारी रखी और अंततः एक फोल्डर में एक पुरानी फोटो फाइल ढूंढ ली। फोटो में एक युवक और एक युवती को दर्शाया गया है। मेई शू ने डेस्कटॉप पर अपने पिता के साथ शेंग नियान की तस्वीर देखी थी और फोटो में दिख रहे व्यक्ति को युवा शेंग क्वान के रूप में पहचाना था। हालांकि दूसरी महिला शेंग नियान की मां नहीं थी। उसे इस बात का पक्का अंदाजा था कि यह फोटो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ही वह उसे बचाने ही वाली थी, शयन कक्ष के दरवाजे से अचानक धीमी आवाज हुई। मेई शू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तेजी से कंप्यूटर बंद कर दिया और फिर मोटे कंबल को अपने सिर पर खींचकर शेंग नियान के कवर के नीचे खिसक गई। उसका केवल एक हाथ बाहर रह गया। कमरे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति शेंग क्वान निकला।
वह लड़खड़ाते हुए शराब की बदबू वाले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखी। बाथरूम में शेंग नियान ने भी हंगामा सुना और जल्दी से कपड़े पहने। उसके पास अपने बालों को ठीक से सुखाने का भी समय नहीं था। पिताजी, आप अचानक अंदर क्यों आ गए? पिताजी आपसे माफी मांगने आए थे। काफी नशे में होने और पैरों में अस्थिरता के बावजूद शेंग क्वान की आंखें असाधारण रूप से साफ थीं। यदि उसके फूले हुए गाल और उस पर शराब की तेज गंध न होती तो ये कहना मुश्किल होता कि उसने अभी अभी इतनी शराब पी है। पिताजी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, शेंग नियान ने जल्दी से कहा। अपने पिता को बिस्तर पर बैठने के लिए कहा और उन्हें शांत करने में मदद करने के लिए उन्हें एक कप चाय पिलाई। शेंग क्वान ने शेंग नियान को भी अपने बगल में बैठने के लिए खींच लिया। नियान, डैडी मेरे पहले के खराब रवैये के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। क्या आप पिताजी को माफ कर सकते हैं? पापा के पास अब सिर्फ आप हैं। पिताजी ने तुम्हारी माँ को खो दिया है, मैं तुम्हें भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं समझता हूँ पिताजी, मैं आज रात गलत था और मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, शेंग नियान ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, जिनकी कनपटी पर पहले से ही सफेद बाल थे। वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी। पिता और बेटी हमेशा करीब रहे थे, इसलिए शेंग नियान मेशू के सामने अपने पिता का बचाव कर रहा था। अपनी बेटी की बातें सुनकर शेंग क्वान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह मेरी अच्छी बेटी है। पिताजी केवल यही चाहते हैं कि तुम ठीक रहो। जहां तक पहले जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। तुम्हारी माँ को गए इतने वर्ष हो गए, जांच जारी रखने से क्या फायदा? इससे हम दोनों को ही नुकसान होगा। मुझे याद है पिताजी, मैं भविष्य में अनुचित नहीं होऊंगा, शेंग नियान ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया। शेंग क्वान फिर जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा वह अचानक रुक गया। तुम्हारे दोस्त को इस तरह अपना चेहरा ढककर नहीं सोना चाहिए, ये स्वस्थ नहीं है। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो तुम्हें उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। अध्याय 243, देर रात जांच। शेंग नियान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वास्तव में खुश थी कि उसके पिता ने ऐसे समय में उसके दोस्त की परवाह की। मैं समझता हूँ पिताजी, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। यह अच्छा है, शेंग क्वान ने राहत महसूस करते हुए कहा, और फिर वह चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद ही मेई शू ने अपने चेहरे से कंबल खींच लिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शेंग क्वान इस तरह की स्थितियों से निपटने में काफी कुशल था। अगर वह खुद ठोस सबूत नहीं जुटाती तो ऐसा लगता था कि वह उसके असली रंग को उजागर नहीं कर पाएगी। आपने ये सुना, ठीक है, मेरे पिताजी वास्तव में अच्छे हैं, आपको उन पर संदेह नहीं करना चाहिए, शेंग नियान ने मेई शू का हाथ पकड़कर और उसे बिस्तर पर बैठने में मदद करते हुए कहा। मेई शू हल्के से मुस्कुराए। आपकी खातिर मैं आसानी से मीर शेंग पर संदेह नहीं करूंगा। मेई शू के रवैये में अचानक बदलाव से शेंग नियान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे इसकी आदत नहीं थी। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है, या आप सिर्फ मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? मैं तुम्हें सांत्वना क्यों दूंगा? मेई शू ने उसे अजीब नजरों से देखा। शेंग नियान बेवजह शर्मा गया। अगर हम करीब नहीं हैं तो तुमने मेरे बिस्तर पर सोने की हिम्मत क्यों की? जल्दी करो और स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा पायजामा का एक सेट लाऊंगा और तुम सुबह जल्दी जा सकते हो। मेई शू को यह अभिमानी उत्तराधिकारी काफी मनोरंजक लगा और वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने गंभीर भाव दिखाते हुए कहा, मैं फर्श पर नहीं सोना चाहती, मैं बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। शेंग नियान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास भी है? यह मेरा बेडरूम है, मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कभी कोई और नहीं सोया है। फिर तो यह एकदम सही है। अगर कोई आदमी इसमें सोया होगा तो मैं उसे नापसंद करूंगी, मेई शू ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। एहसास के एक पल में शेंग नियान को पता चल गया कि मेई शू सूक्ष्मता से लू मिंग का मजाक उड़ा रहा था। उसने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, ये वह कमरा है जहां मेरी माँ मुझे बचपन में सुलाती थी। यही मैं बड़ी हुई हूँ। हालांकि बाद में मैंने लू मिंग से शादी कर ली, लेकिन मैं गुप्त रूप से नहीं चाहती थी कि वह यहाँ आए। तो आपकी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन आप अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। मेई शू के दिमाग में अचानक एक छवि उभरी। एक पतली युवा लड़की अपनी माँ की गोद में शांति से सो रही थी, लेकिन अगले ही पल छवि बदल गई। केवल छोटी लड़की बिस्तर पर अकेली रह गई। जैसे ही उसने अपने शरीर को मोड़ा, आंसुओं ने उसकी भरी हुई गुड़िया को भिगो दिया। वह कांप उठी, किसी की सिसकियों को दबाने के लिए अपने होंठ काट रही थी। बाद में छोटी लड़की बड़ी होकर एक परिपक्व महिला बन गई, लेकिन वह अभी भी रात में बिस्तर पर अकेली पड़ी रहती थी, अपनी गुड़िया को गले लगाती थी और अपनी माँ को याद करती थी। इतने सालों से शेंग नियान शायद इसे इसी तरह सहन कर रहा था। वह हेजहोग की तरह खुद की रक्षा कर रही थी, किसी को भी अपने कोमल हृदय को आसानी से छूने की इजाजत नहीं दे रही थी, केवल अपने शरीर और आत्मा को उस कमरे में डूबने की इजाजत दे रही थी जिसमें उसके एक बार के खुशहाल जीवन की यादें थीं। फिर उसने उसे सील कर दिया और किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि शेंग नियान खुद भी आश्चर्यचकित थी कि वह मेई शू को इस कमरे में ले आई थी। उस समय
स्थिति अत्यावश्यक थी और वह सहज रूप से शेंग नियान को यहाँ ले आई थी। अब उससे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि मैं किसके साथ और कहाँ सोया हूँ? जल्दी करो और स्नान करो, मैं सोने जा रहा हूँ। जब तुम बाहर आओ तो चुप रहो और मेरी नींद में खलल मत डालो। शेंग नियान का गुस्सा भड़क गया और उसका चेहरा तेजी से बदल गया। मेई शू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, फिर मुड़कर बाथरूम की ओर चली गई। जल्द ही अंदर से पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी। शेंग नियान ने आखिरकार राहत की सांस ली। एक साधारण त्वचा देखभाल दिनचर्या के बाद वह बिस्तर पर चली गई। हालांकि उसने मेई शू के लिए एक बेडसाइड लैंप जला हुआ छोड़ दिया। मेई शू ने जानबूझकर बाथरूम में अपना समय विलंबित किया। केवल जब उसे यकीन हो गया कि शेंग नियान सो गया है तो उसने चुपचाप शयन कक्ष का दरवाजा खोला और पूरे घर में किसी भी धीमी आवाज को ध्यान से सुना। वह मंद रोशनी वाले गलियारे के साथ आगे बढ़ी, दीवार पर अपना हाथ सरकाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। शेंग परिवार और मेई परिवार जैसे विला का लेआउट आमतौर पर बहुत समान होता है। मेई शू ने एक दिशा का अनुमान लगाया और सावधानी से उसकी ओर बढ़ गई। जैसा कि अपेक्षित था, उसे अध्ययन मिला। मैं भाग्यशाली हूँ। क्या सिस्टम ने गुप्त रूप से मुझे भाग्य प्रदान किया? मेई शू ने सोचा। मास्टर, आपको भाग्य से संबंधित कोई पुरस्कार नहीं मिला है, तो क्या मैं आज रात असाधारण रूप से भाग्यशाली हूँ? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अध्ययन के दरवाजे से एक धीमी क्लिक सुनाई दी। मेई शू कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रही और पुष्टि की कि अंदर कोई नहीं है। फिर वह निर्णायक रूप से अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। शेंग परिवार का व्यापारिक साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ था और शेंग क्वान पूरे शेंग परिवार का कुलपिता था। इसलिए अध्ययन जैसी जगहें आमतौर पर उनके और उनके भरोसेमंद अधीनस्थों के अलावा किसी के लिए भी वर्जित थीं। यहाँ तक कि शेंग नियान ने भी बचपन में केवल कुछ ही बार प्रवेश किया था और उसके पिता ने उसे बुरी तरह डांटा था। बाद में उसने इस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की। मेई शू को शेंग परिवार के पिता बेटी के रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये देखकर कि शेंग नियान पहले से ही अपनी वर्तमान उम्र में थी और अभी भी इतनी मासूम थी, वह कल्पना कर सकती थी कि शेंग क्वान ने कितनी अच्छी तरह उसकी रक्षा की थी। दूसरे शब्दों में, शेंग क्वान ने अपनी बेटी को केवल एक कैनरी के रूप में देखा था जिसका पालन पोषण किया जाना था और उसका उसे अगले उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 244, दिल दहला देने वाला। यह अध्ययन मेई यून की तुलना में बहुत बड़ा था। मेई शू ने जल्दी से अपने चारों ओर बुकशेल्फ को स्कैन किया, लेकिन अंततः उसका ध्यान कमरे के केंद्र में विशाल डेस्क पर केंद्रित हो गया। सबसे पहले उसने शेंग क्वान का कंप्यूटर चालू किया और उसमें से फाइलों को कॉपी करने के लिए सावधानीपूर्वक एक तैयार डिवाइस का उपयोग किया। इस बीच कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में उसने डेस्क और दराजों में मौजूद वस्तुओं को स्वयं खोजना शुरू कर दिया। तभी स्टडी के दरवाजे से हल्की सी आवाज आने लगी। मेई शू के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए डिवाइस को अपनी जेब में रख लिया और फिर कमरे के कोने में एक बुकशेल्फ के पीछे छिप गई। इन कार्यों को पूरा करने के बाद उसने दरवाजे का ताला चाबी से घुमाने की आवाज सुनी, जिसके बाद कोई अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर रहा था। उस व्यक्ति ने दीवार पर लाइट जलाई और उसकी नजर कंप्यूटर पर रुक गई। मेई शू तत्काल खोज से सुरक्षित अभी तक अपने कोने में छिपी रही। उसने सावधानी से बाहर की ओर देखा, बस उस व्यक्ति की पीठ देखने लायक थी। ये शेंग क्वान था। वह अभी तक सोने नहीं गया था। क्या आज रात सामने आए पुराने मामलों के कारण वह जागता रहा, या क्या उसने जानबूझकर अध्ययन में आने से पहले बाकी सभी के सो जाने तक इंतजार किया? इन सवालों को मन में रखते हुए मेई शू ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना ध्यान डेस्क पर केंद्रित कर दिया। अगले ही पल एक अपरिचित फोन रिंगटोन ने अचानक रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। मेई शू को अचानक पकड़ लिया गया और उसने लगभग आवाज लगाई, लेकिन सौभाग्य से वह समय रहते अपना मुंह ढकने में कामयाब रही। रात के अंधेरे में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेंग क्वान खिड़की के पास गया, पर्दे बंद कर दिए और फिर गंभीर भाव से फोन का जवाब दिया। तुम्हें अभी भी मुझे कॉल करने की हिम्मत क्यों है? शेंग नियान मेरी इकलौती बेटी है। जो कोई भी उसे पार करता है वह मुझे पार करता है। अतीत में जो हुआ वह अतीत में है, अब है। मैंने आपके लिए वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूँ। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। ठीक है, बहुत अच्छा, देखते हैं ये कैसे होता है। इतना कहकर शेंग क्वान ने जबरदस्ती कॉल काट दी और गुस्से से फोन को डेस्क पर फेंक दिया। वह नर्म कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मेई शू सोने के लिए जाने वाला था, वह आदमी आखिरकार फिर से सो गया। वह उठा और पास के बुकशेल्फ के पास गया, एक फोटो एल्बम निकाला और अंदर से एक तस्वीर निकाली, जिसे उसने फिर एक पेपर श्रेडर में डाल दिया। वह तस्वीर, जिसमें एक बार एक खुशहाल जोड़े को दर्शाया गया था, एक पल में कमफेदी में बदल गई। इन कार्यों को पूरा करने के बाद शेंग क्वान अध्ययन छोड़ने के लिए तैयार लग रहा था। हालांकि उसका ध्यान अचानक एक दराज पर गया जो सुरक्षित रूप से बंद नहीं किया गया था, और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यहाँ कौन है? शेंग क्वान ने सावधानी से चारों ओर देखा,
और उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए बुकशेल्फ पर गई जहां मेइशू छिपा हुआ था। उसने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ लीं। तुम अभी बाहर आओ और बताओ कि तुम मेरी स्टडी रूम में क्यों चुपचाप घुस आए। अगर तुम अभी बाहर आओगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बाद में पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए इस कमरे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। शेन क्वान का लहजा बेहद डराने वाला था। मेइशू को अपनी धमकी की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं था। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि शेन क्वान धैर्य खो रहा है और अपनी दिशा में कदम बढ़ाने लगा है। उसके कदम तेजी से नहीं बल्कि स्थिर होकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने क्षेत्र में घुस आए इस घुसपैठिए को डराने का मन बना लिया हो, और उसके कदम दृढ़ और सशक्त थे। घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था कि उसका रहस्य पहले ही पता चल गया होगा। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। शेन क्वान की आंखें एक ठंडी मुस्कान से भर गईं। हालांकि शेन क्वान को नहीं पता था कि यह व्यक्ति अध्ययन में क्यों घुस गया था, सिर्फ इसलिए कि पहले का फोन कॉल इस छोटे चोर ने सुना था। वह इस व्यक्ति को आसानी से जाने नहीं दे सकता था। कदम बुकशेल्फ के दूसरी ओर रुक गए। इस समय यदि शेन क्वान बुकशेल्फ के चारों ओर जाता तो वह मेइशू को यहाँ छिपा हुआ देख लेता। इससे उसके इरादे समय से पहले उजागर हो जाएंगे और शेन परिवार से कुछ भी उजागर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम दीवार भेदन मंत्र सक्रिय करें। समझ गया मास्टर, दीवार भेदन मंत्र सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है और अब प्रभावी है। जैसे ही सिस्टम ने उसके अनुरोध की पुष्टि की, मेइशू को अपने शरीर पर एक हल्की नीली आभा महसूस हुई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और निर्णायक रूप से दीवार के पार चली गई। जैसे ही शेन क्वान बुकशेल्फ के पास पहुंचा, उसका ठंडा चाकू लगभग उस स्थान को छेद रहा था जहां कुछ क्षण पहले मेइशू छिपा हुआ था। यदि वह एक क्षण भी धीमी होती तो शायद वह उसके खंजर से घायल हो जाती। अपने कौशल की समय सीमा के भीतर मेइशू ने तेजी से कई दीवारों को पार कर लिया। वह निश्चित नहीं थी कि वह कितने शयन कक्षों से होकर गुजरी है, लेकिन अंततः वह शेन नियान के कमरे में वापस आ गई। इस समय कमरा अभी भी शांत था। मेइशू चुपचाप बिस्तर पर चढ़ गई। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाली थी, तभी उसने अचानक शेन नियान से आंखें मिला ली, जिसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गई थी। आप अभी क्या कर रहे थे? शेन नियान ने भावहीन होकर पूछा। वह अपनी जगह से प्रवेश द्वार नहीं देख सकी, लेकिन उसने दरवाजे से कोई आवाज नहीं सुनी। फिर भी वह व्यक्ति वापस आ गया था। मेइशू ने अपना हाथ भींच लिया जो उसकी बगल में आराम कर रहा था, और अंधेरे में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जल्दी से शेन नियान के करीब चली गई। उनकी सांसें लगभग एक दूसरे से मिल रही थी। तुम अचानक इतने करीब क्यों आ गए? शेन नियान उसकी अचानक हरकत से चौंक गया और जल्दी से उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। मेइशू के तेज कानों ने कमरे के बाहर कदमों की आवाज पकड़ ली। वह आगे बढ़ी और शेन नियान का मुंह बंद कर दिया। मेरी मदद करो, आवाज मत करो, सोने का नाटक करो, मैं बाद में समझाऊंगा। अध्याय 245 युवा मिस को छेड़ना। शेन नियान ने एक पल के लिए उसे संदेह की दृष्टि से देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर दरवाजे के हैंडल को घुमाने की आवाज सुनी। शेन नियान ने बाहर देखने के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया। हालांकि इससे पहले कि वह दरवाजे पर अंधेरे को समायोजित कर पाती, एक गर्म हाथ ने अचानक उसकी आंखों को ढांक दिया। फिर उस हाथ ने और अधिक दबाव डाला, बलपूर्वक उसके सिर को तकिए पर पीछे धकेल दिया। शेन नियान कुछ कहने ही वाला था कि मेइशू ने अपना हाथ शेन नियान की कमर तक ले जाया और धीरे से उसके नर्म मांस को काट दिया। शेन नियान, वह वास्तव में इस लड़की को एक अच्छा थप्पड़ मारना चाहती थी। हालांकि उसने कुछ समय के लिए मेइशू के निर्देशों का पालन करना चुना और आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे के प्रवेश द्वार के पास फर्श के एक हिस्से पर कालीन बिछा हुआ था, इसलिए उस पर शेन क्वान के कदमों से कोई शोर नहीं होगा। हालांकि मेइशू ने अभी भी सबसे धीमी, लगभग अगोचर ध्वनि का पता लगाया। जैसे जैसे शेन क्वान करीब आता गया, मेइशू का हाथ शेन नियान की कमर पर कसता गया। अनजाने में शेन नियान कुछ घबरा गई और उसकी कसकर बंद आंखें कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेइशू को अपने बगल वाले व्यक्ति में तनाव का एहसास हो गया था। उसने धीरे से शेन नियान की कमर पर हाथ फेरा और उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। एक पल में शेन नियान तनाव में आ गई और उसका सारा ध्यान उस हाथ पर चला गया। वह शेन क्वान के अचानक कमरे में प्रवेश करने के बारे में भी क्षण भर के लिए भूल गई। कमरे में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी और इस बार शेन क्वान मेइशू के सिर के ठीक ऊपर रुक गया। वह नीचे झुका, मेइशू के चेहरे की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बिस्तर पर दोनों युवा लड़कियां एक दूसरे के बगल में शांति से सोई थीं और शेन नियान के गालों पर हल्की लाली भी दिखाई दी। शेन क्वान एक पल के लिए उन पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका और अपनी बेटी के चेहरे को ढांकने वाले बालों की ढीली लटों को चिकना करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी वह सीधा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन कमरे में मौजूद दोनों लड़कियों में से किसी ने भी कोई हलचल नहीं की। मूल रूप से शेन नियान मेइशू से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन मेइशू ने फिर से उसकी कमर पर चुटकी ली। उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद रखा।
थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। जब दरवाज़ा फिर से सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया तो मेशू ने अंततः अपनी पलकें उठा ली। उसकी लंबी पलकों के नीचे बर्फीली ठंडी आंखों की एक जोड़ी थी जो तूफान ला रही थी। शेंग न्यान को मेशू से कोई संकेत नहीं मिला कि उसकी आंखें खोलना ठीक है, इसलिए उसने अधीरता से अपनी कमर हिला दी। मेशू अपने विचारों से बाहर निकली और महसूस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। वह अपनी हंसी दबाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपना मनोरंजन छुपाया और अचानक उसे शेंग नियान को चिढ़ाने की इच्छा हुई। एक बार फिर उसने उसकी कमर को छुआ, न बहुत हल्के से और न बहुत जोर से। शेंग नियान ने तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की, हालांकि उसे इस बात का एहसास था कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। शेंग नियान के दिमाग में एक विचार कौंध गया और उसने पलटने का नाटक किया और अपना हाथ उठाया जैसे कि मेशू को एक चंचल मुक्का मारना हो, लेकिन उसका हाथ बीच हवा में फंस गया। शेंग नियान की आंखें खुल गईं और उसने मेशू को घूर कर देखा। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और आप अभी भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। मिस शेंग, मैं बस यही चाहता था कि आप स्थिर रहें और मेरे विचारों में बाधा न डालें। मैंने आपको कब छेड़ा था? मेशू ने उत्तर दिया। आप? शेंग नियान इतनी गुस्से में थी कि वह उठकर बैठ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेशू को बिस्तर से उतारना चाहती हो। आप अभी समझाएं, आप आधी रात को कहाँ गए थे? मेरे पिता अचानक यहाँ क्यों आए? इसका जिक्र करते ही मेशू की मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसे अभी पता चला कि कोई उसके अध्ययन कक्ष में चुपचाप घुस आया था और उसे संदेह है कि वह व्यक्ति मैं ही हूँ। वह तुम थे या नहीं? शेंग नियान ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। शेंग नियान की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे मेशू ने धीरे से सिर हिलाया और स्वीकार किया, यह मैं ही था। शेंग नियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने मेशू को गौर से देखा, उसकी आवाज़ निराशा से भरी थी। क्या आपको एहसास है कि मेरे पिता के अध्ययन में शेंग परिवार के गोपनीय दस्तावेज शामिल हैं? तुम यहाँ किस लिए आए थे? यदि आप स्वयं को नहीं समझाएंगे तो मैं अभी जाकर अपने पिता को बता दूंगा कि जो व्यक्ति उनके अध्ययन कक्ष में आया था वह आप ही थे। चिंता मत करो मिस शेंग, मैं कुछ वापस लाया हूँ और आपको ये दिलचस्प लग सकता है। मेशू ने अपना फोन खोलते हुए कहा और उसे वह तस्वीर दिखाई जो उसे पहले मिली थी। क्या ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है? शेंग नियान ने झट से उससे फोन छीन लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, यहाँ तक कि उसके हाथ भी हल्के से कांपने लगे। ये लू मिंग की माँ है, लेकिन मेरे पिता की उसके साथ ऐसी तस्वीर क्यों है? फोटो में दिख रहे पुरुष और महिला स्पष्ट रूप से काफी युवा थे, शायद केवल 18 या 19 वर्ष के। उस समय शेंग क्वान और शेंग नियान की माँ शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? उनके बीच किस तरह का रिश्ता है? शेंग नियान की उंगलियां फोन पर कस गईं, जिससे उनका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। मेशू को डर था कि अगर वह अपना दिमाग खो बैठी तो वह अपना फोन तोड़ देगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे अपने हाथ से छीन लिया और वापस अपनी जेब में रख लिया। मुझे नहीं पता कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता है, लेकिन आपके पिता निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण रहस्य छिपा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, संभवतः आपके मामलों से संबंधित। मेशू की ओर मुड़ते ही शेंग नियान ने असहाय होकर अपनी आंखें झपकाईं। क्या वह खतरे में है? वह तत्काल खतरे में नहीं है, मेशू ने आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लेकिन जिन रहस्यों को छुपाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है वे सभी अंततः उजागर हो जाएंगे, किसी के द्वारा। अध्याय 246, एक समझौते पर पहुंचना। मेशू की बातें सुनने के बाद शेंग नियान गहरी सोच में पड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी भोली थी, उसे एहसास होना चाहिए था कि शेंग क्वान के पास एक रहस्य था और बहुत संभव है कि यह बात उसकी माँ से भी छिपाई गई हो। वह पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि यह रहस्य संभवतः गौरवशाली नहीं होगा, लेकिन एक बच्चे के रूप में क्या उसे सचमुच अतीत के बारे में अपने पिता के दिल में दबी उन सभी बातों को उजागर करना चाहिए? उसे क्या लाभ होगा? इसके अलावा इस मामले का उसकी माँ की मौत से भी कोई लेना देना नहीं हो सकता है। आप ये दिखावा करना जारी रख सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। मेशू ने अपनी झिझक को देखा और बिना आश्चर्य के कहा, लेकिन मैं कोई भी सुराग नहीं छोड़ूंगी। मैं तब से जांच करना और सच्चाई को उजागर करना जारी रखूंगी। लेकिन क्या होगा अगर इससे कोई लेना देना ही न हो? शेंग नियान उस पर बुरी तरह दहाड़ा। बार बार टाल मटोल करने से मेशू का धैर्य खत्म हो गया था और जैसे ही वह उठकर जाने वाली थी उसने अप्रत्याशित रूप से एक धीमी सिसकने की आवाज सुनी। उसका जाने का इरादा अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खत्म कर दिया गया। मेशू ने आह भरी और हेडबोर्ड के सामने झुक गई। उसने बेबसी से शेंग नियान की ओर देखा। इसमें रोने की क्या बात है? अगर इसका दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है तो कोई निश्चित रूप से एक शब्द भी नहीं कहेगा। यह उसके बारे में नहीं है। शेंग नियान ने थोड़े नाक के स्वर में बड़बड़ाया। फिर उसने अपना शरीर पूरी तरह से मोड़ लिया और अपनी पीठ मेशू की ओर कर ली। मेशू धैर्यपूर्वक आगे बढ़ी और उसके कंधे को थपथपाया। तो फिर यह किस बारे में है? तुम्हें इस तरह मेरे पिता के बारे में क्यों खोदना पड़ता है?
शेंग नियान ने शिकायत की। उसकी आवाज़ शिकायतों से भरी थी। हमारे जीवन में आपके आने से पहले हमारा परिवार खुश था, लेकिन अब जब मैं अपने पति की बेवफाई के बारे में सच्चाई जानती हूँ और अपने पिता के रहस्यों का सामना करने वाली हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि यह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही क्रूर है? शेंग नियान ने पूरी तरह से अन्याय महसूस करते हुए मेइशू पर अपनी निराशा व्यक्त की। मेइशू ने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया जो शेंग नियान की पीठ को आराम दे रहा था, और उसने अपनी गहरी अपठनीय आंखों से उसकी ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि उसके बगल वाला व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा था, शेंग नियान ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और चुप मेइशू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मेइशू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चाहे लू मिंग की स्थिति हो या आपके माता पिता की स्थिति, आप वास्तव में इस सब में सबसे निर्दोष पीड़ित हैं। आप शिकायत कर सकते हैं और कोई भी आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। शेंग नियान ने अपनी नजरें नीची कर ली और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। लेकिन मेइशू ने आगे कहा, अगर मैंने आपको लू मिंग के अफेयर के बारे में नहीं बताया होता तो क्या आप ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ रहना जारी रखना चाहती? क्या आप केवल अपनी तथाकथित खुशी बनाए रखने के लिए अपने पति से धोखा खाकर संतुष्ट रहेंगी? मैं, शेंग नियान ने अपना सिर झुकाते हुए झिझक महसूस की। इसी तरह मेइशू ने कहा, तुम्हारे पिता की स्थिति भी अलग नहीं है। अधिक जानने का मतलब जरूरी नहीं कि दुख हो। क्या होगा यदि अतीत पहले ही इतिहास बन चुका है और उसका आपकी मां की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है? मैं समझ सकता हूं कि आप नहीं चाहते कि आपके पास जो कुछ भी है वह गायब हो जाए, लेकिन आपके मन में पहले से ही संदेह है। क्या आप अपने पिता की बेगुनाही साबित नहीं करना चाहते? अगर वह तस्वीर किसी पिछली घटना को दर्शाती है तो इसमें डरने की क्या बात है? इसके साथ ही मेइशू के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। या क्या ऐसा है कि आप अज्ञानता में ही रहना पसंद करेंगे, भले ही आपको संदेह हो कि आपको धोखा दिया जा रहा है? क्या आप केवल अपनी झूठी खुशी के लिए दूसरों द्वारा बुने गए झूठ में खुद को डुबाना पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है। शेंग नियान ने जल्दी से अपना बचाव किया। मैंने लू मिंग की स्थिति के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया है। वास्तव में मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन लू मिंग और मेरे पिता मेरे लिए मौलिक रूप से अलग हैं। लू मिंग की तुलना मेरे पिता से कैसे की जा सकती है? तो क्या सिर्फ इसलिए कि यह आपके पिता के बारे में है, आप गहराई में जाने को तैयार नहीं हैं, भले ही यह आपकी मां की मृत्यु से संबंधित हो? क्या आपको लगता है कि यह आपकी मां के लिए उचित है? मेइशू के शब्दों ने शेंग नियान को चौंका दिया, जो उसकी कलाई पर लगी कंगन को घूरकर देख रही थी। यह उसकी मां की ओर से उसके इकलौते बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए एक उपहार था। मेइशू ने कहा, आपको अपनी मां के लिए सच्चाई तलाशने का अधिकार है, जिनका पहले ही निधन हो चुका है। मेइशू बता सकती थी कि वह दो विकल्पों के बीच झिझक रही थी और जारी रखी। इसके अलावा कोई पहले से ही आपके पिता को कुछ रहस्यों के बारे में धमकी दे रहा है जो आप नहीं जानते हैं। सब कुछ पता लगाना आपके लिए एक बड़ा दायित्व है। शेंग नियान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें जो कभी झिझक रही थी अब दृढ़ हो गई थी। ठीक है, मैं आपको जांच जारी रखने देने के लिए सहमत हूँ और मैं आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वह शेंग परिवार के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मेइशू तुरंत सहमत हो गई। शेंग नियान ने आगे कहा, अगर आपको पता चलता है कि इसका दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है तो आपको तुरंत जांच छोड़ देनी चाहिए और जो कुछ भी आपने खोजा है उसे किसी और को नहीं बताना चाहिए। कोई बात नहीं मिस शेंग, आपसे हम सहयोगी हैं, मेइशू ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि शेंग नियान अपना मन बदल पाती, उसने खुद को कंबल के नीचे दबा लिया। ठीक है, चलो सो जाएं। मिस शुभ रात्रि। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।